आज पैथोलॉजी की क्लास है और पैथोलॉजी में थ्रोम्बोसिस पर क्लास लेना है। 1 मिनट से मार्कर चेंज करना है। थ्रोम्बोसिस पर आज थ्रोम्बोसिस पर क्लास ले रहे हैं। ये पैथोलॉजी का पेपर है हमारा। कई बार बातचीत में थ्रोम्बोसिस पे थोड़ी बहुत चर्चा किए हैं, लेकिन ये टॉपिक ही पूरा कहता है कि थ्रोम्बोसिस है क्या और ये कितने तरह का हो रहा है और कैसे कैसे इसका फेट है। फेट की एक बार जब डेवलप हो गया तो फिर इसका फ्यूचर क्या है, शरीर में रह जाएगा, ये शरीर से खत्म हो जाएगा या फिर कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशंस शरीर में प्रोड्यूस कर देगा। इसी टॉपिक्स पर ये बात करेंगे। थ्रोम्बोसिस को छोड़ देते हैं, पहले ब्लड वेसल को समझ लेते हैं, तभी थ्रोम्बोसिस समझ में आएगा। ये एक ब्लड वेसल है, ये आर्टरी भी हो सकता है और ये वेन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी है। कंस्ट्रक्शन एनाटॉमिकली दोनों का एक ही होता है, सिर्फ लेयर के थिकनेस का डिफरेंस होता है। हमने ऐसे करके डिसेक्ट कर दिया है। मान लेते ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल को हमने ऐसे करके वर्टिकल सेक्शन ऐसे करके काट दिया है। ये काटते तो ट्रांसवर्स होता, हमने ऐसे काटा है, ऐसे करके काट दिया और काट के आपके सामने यहाँ 1/2 को दिखा रहा है।
सबसे बाहरी लेयर ब्लड, किसी भी ब्लड वेसल का, आर्टरी हो या वेन, उसका बाहरी लेयर को हम लोग ट्यूनिका एडवेंटिशिया के नाम से जानते हैं। मिडिल लेयर ये मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज का लेयर है, इसको हम लोग ट्यूनिका मीडिया के नाम से जानते हैं। और सबसे अंदर वाला लेयर ये हमारा ट्यूनिका इंटीमा है। ट्यूनिका इंटीमा एक्चुअली में ये म्यूकस लेयर है, एकदम काफी डेलिकेट, पतला और नॉन एडेसिव। यहाँ पर किसी तरह का एडेशन नहीं है, कुछ भी डालेंगे यहाँ से स्लिप करके आगे बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे थ्रोम्बोसिस पे आता है। आप इंजुरी करेंगे, किसी भी तरीके से इंजुरी करेंगे तो ये तीनों लेयर हो सकता है कि डैमेज हो जाए, और डैमेज हो जाने के बाद ये हीलिंग प्रोसेस में आएगा। ये पूरा यहाँ पर ऐसे करके हील होगा, कुछ ब्लड इधर से ऊज भी कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग हीलिंग मैंने जिस समय घाव भर रहा था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का पीरियड है, उस बीच में क्लॉटिंग इनसाइड दी ब्लड वेसल्स, ये जो अंदर जो देख रहे हैं ट्यूनिका इंटीमा के अंदर, यहाँ पे किसी वजह से ये क्लॉट कर गया, ब्लड क्लॉट कर गया। ये क्लॉटिंग, इसी को हम लोग थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। क्लॉटिंग नेचुरल प्रोसेस है, ये कहीं भी जख्म करेंगे या कहीं पर इंजुरी करेंगे या कहीं पर पंक्चर करेंगे तो ब्लड क्लॉट करेंगे तभी प्लेटलेट्स वहां पे एक दूसरे को जोड़ेंगे और नए टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स के अंदर में हो गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। या ये जो इंसिडेंट हो गया, इसी को हम लोग थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। अगर डिफाइन करना होगा तो एक लाइन में लिख देंगे, क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स। बस ये डेफिनेशन हो गया, क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। ब्लड वेसल्स का नाम लिया जा रहा है, ना तो आर्टरी का नाम लिया जा रहा है, ना तो वेन का नाम लिया जा रहा है। ये दोनों में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन की बात करें तो मोस्ट कॉमन ये वेन में, थ्रोम्बोसिस ज्यादातर वेन में ही होता है। आर्टरी में अगर होगा तो आर्टरी में खासकर कार्डियक आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी जो हमारा है, या ब्रेन में जो सप्लाई दे रहा है सेरेब्रल आर्टरी, इन दोनों में ज्यादातर देखने को मिला है। लेकिन अदरवाइज पैर हाथ की बात करें तो पैर हाथ में ये ज्यादातर वेन में ही थ्रोम्बोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। खासकर पोस्ट ऑपरेटिव मैंने ऑपरेशन के बाद फर्स्ट जो 3 डेज है पोस्ट ऑपरेटिव, इसमें थ्रोम्बोसिस, वेनल थ्रोम्बोसिस या आर्टियल थ्रोम्बोसिस हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और एक बार हो गया तो कई कॉम्प्लिकेशन शरीर में होने वाले हैं, जो एक एक करके सामने बात आता जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कुछ पूछना है यहाँ तक? हेलो सर। हाँ हाँ। सर ब्लड क्लॉट क्यों करता है? क्लॉट जैसे जैसे ब्लड है, 1 मिनट ये वाला खाली मिटा लेता है। ये ब्लड है ना, ब्लड में 2 पार्ट है हमारा, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। और कॉर्पसल्स में 3 पार्ट है, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। क्लॉटिंग में इसका कोई योगदान नहीं है, इसका कोई योगदान नहीं है, इसका कोई योगदान नहीं है, तीनों में से किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो प्लेटलेट्स होता है ना, प्लेटलेट्स का एक्चुअली में स्ट्रक्चर इस ढंग से होगा, छोटा छोटा नीडल लाइक स्ट्रक्चर पूरे ब्लड में ये साथ में चलता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। जिस जगह इंजुरी हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि यहाँ पे हम बना रहे हैं तो यहाँ पे इंजुरी हो गई, ऐसे प्लेटलेट से सर्कुलेट कर रहा है, कर रहा है का मतलब कि ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है,
तो ये आपस में नहीं चिपकेगा, ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे इंजुरी हो गया, तो इस जगह पे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के प्रेजेंस में एंड साथ में मॉइस्ट एंड साथ में गैसेज, खासकर ऑक्सीजन, टिश्यू इंजेक्ट करेगा तो सेलुलर जो फ्लूइड है उससे कैल्शियम वहां पे रिलीज हो जाएगा, उससे वाटरी कंटेंट जो साइटोप्लाज्म में वो रिलीज कर जाएगा, एंड ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन कैरी करके लाया, ये तीनों वहां से बाहर आ जाएगा। तब क्या करेगा, उन तीनों के प्रेजेंस में ये जो प्लेटलेट्स था, ये छोटा 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 नीडल लाइक स्ट्रक्चर था, ये सब एडहेज कर जाएगा। एडहेज करेगा मतलब कि इसके प्रेजेंट में ऐसे 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 करके ये सट जाएगा, एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके चिपक जाएगा। और चिपक जाने के बाद नेट लाइक एक इधर से एक इधर से, और जो अभी प्लाज्मा की बात किए थे, जो लिक्विड कंटेंट है, ये ऐसे 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 ड्रॉप के रूप में यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो इसका एक मैकेनिज्म है, उसमें प्लेटलेट्स रोल प्ले करता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है। और ये जो लिक्विड बाहर निकल गया ना, ये प्लाज्मा है, और इसी को हम लोग सीरम के नाम से जानते हैं। जो टेस्ट करते हैं हम लोग, सीरम टेस्ट इसी प्लाज्मा को टेस्ट करते हैं। क्लॉटिंग मटेरियल को हटा देते हैं, जो बच जाता है ना उसका टेस्ट करते हैं। तो इसके पीछे प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट्स के पीछे ये तीन चीज जब होगा तब, एक कैल्शियम का प्रेजेंटेशन, एक मॉइस्ट का प्रेजेंटेशन, एंड ऑक्सीजन, ये तीनों जब आउटर मीडिया से मिलेगा तभी क्लॉटिंग होगा। अदरवाइज जो सर्कुलेट करता रहता है, ये ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता रहेगा, इसमें क्लॉटिंग नहीं होगा। जैसे इंजुरी करेंगे तब होगा। ये हुआ इसका डेफिनेशन। अब इसके टाइप्स क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, कितने तरह का थ्रोम्बोसिस हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस या क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस। पहला, अकॉर्डिंग टू साइट। क्लासिफिकेशन फर्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू साइट। अकॉर्डिंग टू साइट का मतलब होता है कि वो किस जगह पे मौजूद हुआ है। ये जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है किस जगह पे हो रहा है, उसके आधार पर इसको हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट वेन्स, और सेकंड की बात करते हैं आर्टरीज, थर्ड की बात करते हैं हार्ट, एंड फोर्थ की बात करते हैं कैपिलरीज। एक एक करके बात करेंगे। ये चार जगह पर कॉमनली हम लोग थ्रोम्बोसिस देखने को मिल रहा है। पहला वेन्स, सेकंड आर्टरीज, थर्ड हार्ट, एंड चौथा कैपिलरीज। यही चार जगह पर देखते देखते हैं हम लोग। अब पहले वेन से शुरू करते हैं, फिर आर्टरी पे आएंगे, फिर हार्ट पे आएंगे। अगर लिखना होगा कॉमनेस्ट साइट ऑफ थ्रोम्बोसिस, अगर वेनल थ्रोम्बोसिस की बात करें तो मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा थ्रोम्बोसिस शरीर में वेन में ही होता है। खासकर जब पैर का ऑपरेशन कर रहे हैं, पेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वेनल थ्रोम्बोसिस होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके पीछे अगर काउच की बात करें, अगर वेनस थ्रोम्बोसिस के काउच की बात करें, तो पहला जनरल सर्कुलेटरी फेलियर,
जनरल सर्कुलेटरी फेल्यूर कब आएगा शरीर में? सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन में लूज मोशंस कंटिन्यू हो गया, वोमिटिंग कंटिन्यू हो गया, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट शरीर से लॉस्ट कर जाता है। दैट इज जनरल सर्कुलेटरी फेल्यूर। यहाँ पे जैसे ही प्लाज्मा का कंसंट्रेशन घटेगा, वाटर कंटेंट घटेगा, अभी बात किए थे ना कि प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है। जब तक हम देखते और तुमको पूछते हैं, ये 55% होता है और ये 45% होता है, ये कंटेंट आप लोग जानते होंगे। ये जैसे ही सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो प्लाज्मा का कंटेंट घटना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 करके ये पानी घटेगा और प्लाज्मा का कंसंट्रेशन घटने लगेगा। और जैसे ही घटेगा ना तो इसी में सर्कुलेट कर रहा है ना कार्पस, बस दो प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाएगा और इसमें एडहेजन होना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से सटना शुरू हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन, बिना कैल्शियम और बिना मॉइस्ट के। क्योंकि ये सर्कुलेट कर रहा था तो अलग अलग था, अब दोनों एक दूसरे से बहुत पास आ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना तो एक दूसरे से करके चिपकना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण वेनस थ्रोम्बोसिस का जनरल सर्कुलेटरी फेल्योर। और जनरल सर्कुलेटरी फेल्योर की बात कर रहे हैं तो सीवियर डिहाइड्रेशन की बात करेंगे, कई बार कार्डियक फेल्योर, वेंटिकुलर फेल्योर हो गया, लेफ्ट वेंटिकुलर फेल्योर या राइट वेंटिकुलर फेल्योर, तो इन सब केसेज में थ्रोम्बोसिस डेवलप कर सकता है। सेकेंड काउज की बात करें, इंटरफेरेंस विथ एग्जाम हो रहा है। रिस्पायरेशन। इंटरफेरेंस विथ रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि रिस्पायरेशन से, खासकर सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, अस्थमा आता है, इम्फाइसेमा आता है, लंग्स फाइब्रोसिस आता है। ये बीमारी किसी पर्सन को लंबा टाइम तक है, 10 साल 5 साल का हिस्ट्री है, तो जो ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए एल्विलाई तक आया है, मान लेते कि ये एल्विलाई है, ब्लड को यहाँ प्यूरिफाई होना है और इसके किनारे 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 हमारा पल्मोनरी आर्टरी का ब्रांच है, इसी से ना ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी कर कर ले जाएगा। इसमें गैसेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज है तो ऐसे कंडीशंस में गैसेज एक्सचेंज यहाँ पे कैरी नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो जो सर्कुलेशन हमारा था, पल्मोनरी सर्किट जो हार्ट से निकल के लंग्स तक जा रहा है और लंग्स से फिर वापस हार्ट तक आ रहा है, ये फेल कर रहा है, ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम पर प्रेशर जनरेट होगा और धीरे 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 प्लेटलेट्स जो हमारा अभी जस्ट चर्चा की है, ये प्लेटलेट्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा और धीरे धीरे आपस में चिपकना अटैच होना, चिपकना मतलब अटैच हो जाना, चिपकना शुरू कर जाएगा और कहीं पर ब्लड वेसल्स में जाके ये लॉज कर जाएगा और वहां पे थ्रोम्बोसिस बन जाएगा। तो सेकेंड हमारा इंटरफेरेंस विथ रिस्पायरेशन। सेकेंड वाला फिर से रिपीट कर दीजिएगा। ओके ओके। जैसे ये एल्वियोलाई है, गैसेज सांस ले रहे हैं ना तो हवा इसमें आना चाहिए, इसमें सभी जगह आएगा ऑक्सीजन, और ब्लड वेसल जो हार्ट है, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कार्डियक सिस्टम है हमारा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी का ब्रांचेज निकल के इसके चारों तरफ ऐसे करके फैल गया है और फिर ये वापस आपस में जुड़ के हार्ट के लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट ऑट्रियम है, ये राइट ऑट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम में ऑक्सीजनेटेड HbO2 के रूप में लौट रहा है और ये HbCO2 के रूप में लेकर जा रहा है।
इसी जगह गैसेज एक्सचेंज होगा, पहले ध्यान यहाँ देना है। यहाँ से ऑक्सीजन आया और इधर से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले गया और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ देगा और ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा और फिर वापस हार्ट में गिरा देगा। तो एक सर्कुलेशन बना हुआ है ना कि ब्लड इधर से जा रहा है और लंग्स से होते हुए फिर वापस हार्ट में आ जा रहा है। इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप पढ़े होंगे। यहाँ से निकल जा रहा है हार्ट तक, ये लंग्स तक जा रहा है हार्ट से निकल के, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, ऑक्सीजन कैरी करके फिर वापस लेफ्ट हार्ट में रिटर्न हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम ब्लॉकेज कर देते हैं, इस जगह है ब्लॉकेज कर दो। ब्लॉकेज ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस है, आस्थमा है, दम्मा का पेशेंट है, इम्फाइसमा है, लंग्स फाइब्रोसिस है, लंग्स ट्यूबरकुलोसिस है। ऐसा कई डिजीज है जिसमें ये कफ के वजह से या स्पाज्म की वजह से रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है। तो ब्लॉकेज हो जाएगा ना तो गैसेज यहाँ से इस तक नहीं पहुंच पाएगा सही से और इससे ये नहीं निकल पाएगा। तो सारे चीज यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। तो जितना ब्लड जाके इधर लौट आना चाहिए था 5 लीटर, ये रास्ते में रुक जाएंगे, लंग्स में कंजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रिटर्निंग कम हो जाएगा। और रिटर्निंग कम होगा ना तो हार्ट ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिर आयोटा से शरीर में इसको कम लौटाएगा। तो कम लौटाएगा तो जो इसका स्पीड था वो स्पीड स्लो हो जाएगा। जब स्पीड स्लो हो जाएगा तो प्लेटलेट जो दूर दूर था ना ये आपस में पास में आ जाएंगे और ऐसे करके धीरे धीरे करके एडेज एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर जाएंगे। पहले इसमें कंजेशन होगा, ब्लड कम लौटेगा, ब्लड कम लौटेगा तो सर्कुलेशन में कम ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कम ब्लड जाएगा मतलब कि धीरे धीरे करके ये प्लेटलेट्स आपस में नजदीक आ जाएंगे और नजदीक आ जाएंगे तो एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर जाएंगे और ब्लड वेसल में जैसे ही जुड़ेंगे बस क्लॉटिंग हो जाएगा। अब हार्ट पे आते हैं। थर्ड है डायरेक्ट ट्रॉमा। ये पैर है, खासकर स्कूल वगैरह में देखेंगे कि यहाँ पर पीछे से जूता पहने रहते हैं, इससे बच्चे लोग एक दूसरे को बहुत जोर से पीछे मार देते हैं। दैट इज डायरेक्ट ट्रॉमा। या कहीं झगड़ा हुआ और झगड़ा होने पे डंडा या फिर हॉकी स्टिक से इस जगह पे कोई मार देता है, ये डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया। या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, और एक्सीडेंट हो जाते हैं ना इस जगह पे कहीं पर भी, पैर हाथ कहीं पर भी, इस जंग से यहाँ पे इंजुरी हो जाता है, तो ये सब डायरेक्ट ट्रॉमा है। तो डायरेक्ट ट्रॉमा है ना तो ये ब्लड वेसल्स इसी के अंदर में है, तो ब्लड वेसल्स में भी चोट आ जाती है और रैप्चर कर जाता है। और स्वाभाविक है कि जब रैप्चर करेगा तो हीलिंग होगा, तो हीलिंग होगा तो मे भी चांसेस है कि यहाँ पे क्लॉटिंग यहाँ पे डेवलप कर जाएगा। इसी को हम लोग डायरेक्ट ट्रॉमा बोलते हैं। और डायरेक्ट ट्रॉमा एक और कंडीशन सर्जिकल कंडीशन में भी डेवलप कर जाता है, कहीं पर सर्जरी किया जा रहा है, तो सर्जरी किया रहा है ना तो ट्रॉमा बाहर से नहीं करके ट्रॉमा हम इंसिजन उसको काट के, टिश्यू को काट के वहां पे इंसिजन देते हैं, तो वो भी ट्रॉमा ही जनरेट कर रहा है। तो ये भी सर्जिकल ट्रॉमा भी है, ये भी थ्रोम्बोसिस लीड करेगा। अगर उसका प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो वहां भी थ्रोम्बोसिस डेवलप कर सकता है। इतना 3 जो कारण है ये थ्रोम्बोसिस होने का सबसे कॉमन कारण है। और ज्यादातर ये काफ मसल्स, ये पैर जो एंकल के पीछे वाला जो फूला हुआ मसल्स है ये हमारा काफ मसल्स है, यहीं पर होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। अगर वेन भी है तो सबसे ज्यादा इसी जगह देखने को मिलता है। वीनस थ्रोम्बोसिस बता रहे थे हम अभी। वीनस थ्रोम्बोसिस फिर ये एक अलग टाइप का होता है, थ्रोम्बोफ्लीबाइटिस।
वेनस थ्रोम्बोसिस जो बता रहे थे उसी का एक और सब टाइप है, इसको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। इसका मतलब हुआ थ्रोम्बोसिस इन वेन्स विथ इन्फ्लामेशन ऑफ वेन में क्या हुआ, वेन के वाल में अगर वेनस थ्रोम्बोसिस की जगह वर्ड आ रहा है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी वेन का ही थ्रोम्बोसिस है, लेकिन अभी जो बात किए थे जस्ट इसके पहले सिर्फ थ्रोम्बोसिस का शब्द बोले थे कि चोट लग गया तो थ्रोम्बोसिस हो गया, रिस्पायरेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस हो गया, या फिर सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से थ्रोम्बोसिस हो गया। हम यह सब इस्तेमाल नहीं किए हैं कि वेनल वॉल में इन्फ्लामेशन हो गया। अब जो कह रहे हैं कि अगर थ्रोम्बोसिस वेन के अंदर हुआ और साथ में वेन का जो दीवार है, जो ट्यूनिका मीडिया था या ट्यूनिका इंटीमा था या ट्यूनिका एडवेंटिशिया था, इसमें अगर इन्फ्लामेशन का भी सिम्टम साथ में होकर आ रहा है तो ऐसे थ्रोम्बोसिस को वेनल थ्रोम्बोसिस नहीं बोल के दूसरा नाम बोलेंगे और वो नाम है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब यहां तक जो नहीं समझे पहले पूछिए, फिर इसका दो दो टाइप है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। सर हाँ हाँ बोलिए, सर ये वाला लाइन थोड़ा फिर से बताइएगा सर। क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए। सर ये वाला लाइन थोड़ा फिर से बताइएगा। इसको फिर से रिपीट कर दें। जी जी। ओके, इसको हम डायग्राम से बता देते हैं। वेन है ये, मान लिया वेन में ये क्लॉटिंग हो गया, वेनस थ्रोम्बोसिस। अभी जो पहला वाला बता चुके हैं, बात खत्म हो गया। यही वेन है, कोई दूसरा वेन जगह से नहीं लेना, वेन हमारा यही है। इसमें सूजन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, एंड साथ में थ्रोम्बोसिस हो गया। ये थ्रोम्बोसिस है, और ये सब जो देख रहे हैं सूजा हुआ, ये इन्फ्लामेशन है। तो यहाँ पे अब दो चीज ना हो गया, पहला वाला कंडीशन मिलाइए, इसमें सिर्फ थ्रोम्बोसिस है, ठीक है, इन्फ्लामेशन कहीं नहीं, जैसे ब्लड वेसल था बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन सेकेंड वाला में जब वहां पर है जिसको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोल रहे हैं, इसमें क्लॉटिंग, जैसे इसमें क्लॉटिंग था वैसे ही थ्रोम्बोसिस यहाँ पे क्लॉटिंग मटेरियल है। लेकिन एक चेंज, जो इसका दीवार को देखिए ये नॉर्मल था, एकदम से बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन जब नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं सूजा हुआ है, ये पूरा सूज गया है, ये सूज गया मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया। तो थ्रोम्बोसिस के साथ साथ यहाँ पे इन्फ्लामेशन ब्लड वेसल्स में दिखाई दे रहा है वॉल में। जब दोनों एक साथ हो जाता है ना, तो उसको हम लोग वेनस थ्रोम्बोसिस नहीं बोल के उस इंसिडेंस को हम लोग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब वेन में थ्रोम्बोसिस के साथ इन्फ्लामेशन से डेवलप कर गया, या वेन में इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस डेवलप कर गया, तो इसको हम लोग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के नाम से जानेंगे, न कि वेनस थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। अब क्लियर है? अब क्लियर है ना? फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का ये दो डिवीजन है जिसके बारे में हम बात बताना शुरू करेंगे। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है पूछिए। नो सर। ओके, थैंक यू। ये पहला था, ये दूसरा था, ठीक है। ये जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है ये दो टाइप का है। क्या क्या है? पहला सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस,
एंड दूसरा की बात करते हैं, सिंपल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये बी हो गया और ये हो गया ए। ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फिर से दो तरह का है, पहला सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, दूसरा सिंपल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ए पर बात कर रहा है। इसमें बोलता है कि इन्फ्लामेशंस ऑफ वेसल वॉल, खासकर वेन, ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये जो बता रहा है, सेप्टिक का मतलब ही हो गया इन्फेक्शन से रिलेटेड बात किया जा रहा है। ये थ्रोम्बोसिस बोल रहा है कि थ्रोम्बोसिस डेवलप किया, इन्फ्लामेशन के साथ ही डेवलप किया, लेकिन इसके पीछे सेकेंडरी इन्फेक्शन है कि अगल बगल में जिस जगह पर वेन में थ्रोम्बोसिस हो रहा है, उसके पीछे इन्फ्लामेशन के पीछे जो कारण है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन है। कोई बैक्टीरियल या कोई वायरल या कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहां पे इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ और उसके वजह से थ्रोम्बोसिस वहां पे डेवलप कर गया। मान लेते हैं ये पैरी है, यहाँ पे ये घुटना है, इस जगह पे पहले से इन्फेक्शन है, कट गया था या गहरा घाव हो गया था, यहाँ पे इन्फेक्शन है, और इसके बगल में ब्लड वेसल्स गुजर रहा है, तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन जो है यहाँ तक परसिस्ट कर गया और ये ब्लड वेसल्स तक इन्फेक्शन आ गया, और ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन आएगा तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन, ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन डेवलप कर गया। अगर इन्फ्लामेशन डेवलप करेगा तो ब्लड वेसल्स ऐसा है तो सूज जाएगा, ऐसे करके बाहर से सूजेगा और अंदर में भी सूजेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स वहां पे नैरो पड़ जाएगा, और नैरो पड़ेगा ना तो ब्लड जैसे यहाँ से पार कर रहा है तो यहाँ पे रुक जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा स्पीड उसका, और प्लेटलेट्स जो है ना धीरे 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 करके वहां पे जुड़ना शुरू हो जाएगा और ब्लड वेसल्स में यहाँ पे थ्रोम्बोसिस डेवलप करेगा। तो पहले इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन, एंड ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस डेवलप कर गया। तो ऐसे इन्फ्लामेशन को हम लोग सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के नाम से जानते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उसके पीछे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके पीछे कारण है। वो पेट का भी हो सकता है, वो एब्डोमेन का भी हो सकता है, वो पैर का भी हो सकता है, वो फेस का भी हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहां पे इन्फेक्शन है, उससे मतलब है। क्लियर है यहाँ तक पहला वाला? इसमें तो नहीं पूछना है तो फिर सेकंड में हमारा है। बी हमारा कहता है सिंपल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है ना बी? ये सीधे बोलता है इन्फ्लामेशंस ऑफ वेन वॉल। पहला तो ये हो गया कि इन्फ्लामेशंस ऑफ द वेन वॉल विदाउट एनी इन्फेक्शन,
यहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन हम लोग नहीं देख रहे हैं। ऐसा अगर इंफ्लामेटरी सिम्टम्स ब्लड वेसल्स में डेवलप कर गया बिना बैक्टीरियल या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शंस का, तो ऐसे इन्फ्लामेशंस को जो थ्रोम्बोसिस के साथ हो रहा है वेन में, सिंपल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के नाम से जानते हैं। और ये ज्यादातर डेवलप कर जाता है डिलीवरी के बाद। जैसे बच्चे जन्म ले लेते हैं, प्रेगनेंसी का खत्म हो जाता है, टर्मिनेट होता है, तो देखेंगे कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी है, शुरू का 5 से 7 दिन दोनों पैर उसका सूजा हुआ रहता है, काफी भारी हो जाता है। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, यही ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो एमनियोटिक फ्लूइड था, जो उसमें केमिकल्स मौजूद थे, या फिर डिलीवरी के टाइम में से जो डैमेज शूट आउट हुआ पूरे बर्थ कैनाल में, उसकी वजह से ये डेवलप कर गया इन्फ्लामेशन ब्लड वेसल्स में, स्ट्रेस पड़ने की वजह से। और वहां जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल इंसिडेंट्स था जो पैथोलॉजी में कन्वर्ट कर गया। और इसी को हम लोग सिंपल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखने को मिलता है। या फिर मारपीट किया और हॉकी स्टिक से पीछे पैर में मार दिया, और मार दिया उसके बाद अंदर डैमेज नहीं, कटा नहीं है, लेकिन चोट लग गया। तो चोट लगेगा यहीं पर, अगर कोई जोर से हमें मार देगा तो सूजन हो जाएगा ना, यहाँ पे सूजन हो जाएगा। तो वही अगर मारपीट हुआ लाठी या हॉकी स्टिक से मार दिया, तो धीरे 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 करके ये सूजन हो जाएगा। तो वैसे ही जो अंदर ब्लड वेसल था ना, उसमें भी चोट लग गई, वो अभी रैप्चर नहीं किया, लेकिन वहां पे सूजन हो गया, इधर से भी सूजन हो गया, इन साइड भी सूजन हो गया। तो जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन का कोई नामो निशान नहीं है। दैट इज आवर सिंपल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यहाँ पर वेनस थ्रोम्बोसिस या वेन से रिलेटेड थ्रोम्बोसिस खत्म होता है, पहला वाला। यहाँ तो जो पूछना पूछ लीजिए पहले। ये तो मिटा रहे थे। हेलो हाँ, सर, अगर लाठी से मार दिया, अगर वहां पे फट जाएगा तो वहां पे थ्रोम्बोसिस नहीं होगा? नहीं फट जाएगा तब भी हो जाएगा, लेकिन वहां पे वुंड आपको दिखाई देगा ना, तो वो हम्म। इन्फ्लामेशन या थ्रोम्बोसिस की जगह वहां पे वुंड हो जाएगा। जैसे ये मार दिया यहाँ अच्छा। पे, लाठी से मार दिया, तो यहाँ पे रैप्चर हो गया, फट गया। तो फट गया ना, तो ये वुंड हो गया ना, यस सर। ओपन वुंड हो गया, ये थ्रोम्बोसिस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ओपन वुंड है, वुंड की वजह से अंदर में जो ब्लड वेसल रैप्चर हुआ, इसमें थ्रोम्बोसिस हो गया, तो पहला वाला हो जाएगा, वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नहीं होगा। इसके जस्ट पहले वेनस थ्रोम्बोसिस बताया है ना, ये उस वाला यस टाइप में सर। आ जाएगा। ओके। अब आर्टरीज, या आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस, और आर्टरी थ्रोम्बोसिस, या उसको हम लोग आर्टियल थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इसका साइट की बात करें, कहाँ कहाँ होने की संभावना है, आर्टरी में बहुत अनकॉमन है। पहला बात कर लेते हैं कि आर्टरी में थ्रोम्बोसिस बहुत अनकॉमन है, एकदम से नहीं ही होता है। लेकिन अगर हो गया तो ये जानलेवा ही साबित होगा, इसमें जान बचने की संभावना बड़ी कम होती है। और अगर बच भी जाता है तो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन देके जाएंगे, कि जीवन पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा। अब एक दो का नाम लिखते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। पहला, कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी आर्टरी आप जान रहे हैं, ये ब्लड, ये हर्ट हो गया, इसको जो ब्लड सप्लाई दे रहा है, जिस आर्टरी से ब्लड सप्लाई हो रहा है,
ये आयोटा के पास से निकल के ये ब्लड सप्लाई दे रहा है पूरे हार्ट के मसल्स को। हार्ट एक लिविंग टिश्यू है और उसको बहुत ज्यादा चूंकि कंटिन्यू है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन माने सिस्टोल एंड डायस्टोल में लगातार काम कर रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए। इसका लेयर है ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये सब लेयर जो है ना, इसको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर चाहिए। हॉल्व है, तो ये कॉर्नरी आर्टरी, ये जो ब्रांचेज है ना कॉर्नरी आर्टरी, ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी हो गया, राइट कॉर्नरी आर्टरी हो गया, असेंडिंग ब्रांच फिजियोलॉजी की बात है। तो इसमें क्लॉटिंग से अगर हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लॉटिंग हो गया, तो क्लॉटिंग हो गया ना, तो ब्लड यहाँ से आगे नहीं जाने पाएगा। नहीं जाने पाएगा तो जितना दूर तक ये सप्लाई दे रहा था यहाँ पे ब्लड आना बंद हो जाएगा, और जैसे ही बंद होगा तो सेल यहाँ नेक्रोस करना है, मरना शुरू हो जाएगा, और यही हार्ट अटैक को क्रिएट कर देगा। जैसे ही मरना शुरू करेगा हार्ट अटैक आ जाएगा, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इनफार्क्शन के नाम से जानते हैं। हार्ट अटैक आ जाएगा, जिसको मेडिकली हम लोग को मायोकार्डियल इनफार्क्शन बोलते हैं। ये तुरंत आ जाएगा और इसमें 60% पॉपुलेशन फर्स्ट हार्ट अटैक के बाद ही मर जाते हैं। फर्स्ट अटैक आएगा उसमें 60% लोग फर्स्ट अटैक में ही डाई कर जाते हैं। 40% लोग ही बचते हैं जो इस सेकेंड अटैक या थर्ड अटैक तक टोलरेट कर पाते हैं। थर्ड अटैक तो बहुत रेयरली बचते हैं लोग, तीसरा अटैक के बाद बचने की संभावना भी नहीं रहती है। तो इतना डेंजरस हो गया। वेंस में था तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी में हो गया, जानलेवा साबित हो गया। सेकेंड साइड की बात करते हैं, सेरेब्रल आर्टरी। सेम चीज, ब्रेन को सप्लाई देना, जैसे भी हार्ट को कॉर्नरी आर्टरी दे रहा था उसे ब्रेन को सप्लाई दे रहा है। इसमें भी जहां पे क्लॉटिंग हो गया, इस जगह क्लॉटिंग हो गया, बस आगे का जितना ब्रेन का पार्ट है वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आना बंद हो जाएगा और ये नेक्रोज कर जाएगा, मर जाएगा वहां का टिश्यू। तुरंत ब्रेन अटैक, कोमा में चला जाएगा, या तो डेथ ही कर जाएगा, बचने की संभावना नहीं रहेगी। और अगर बच भी गया तो हेमिप्लीजिया मतलब एक तरफ का पैरालिसिस, दाहिना साइड या बाएं साइड पूरे शरीर में एक तरह का पैरालिसिस का सिम्टम लेकर बचेगा, नॉर्मल नहीं रह सकता है। या तो डाई कर जाएगा, अगर बच गया तो एक तरफ का पैरालिसिस के साथ बचेगा, या दाहिने साइड हो जाएगा या फिर बाएं साइड होगा। वो डिपेंड करेगा कि लीजन कहाँ पे का आर्टरी जो है उसमें थ्रोम्बोसिस हुआ और कितना बड़ा पार्ट उसका डैमेज हुआ और किस साइड का डैमेज हुआ, उस पे ये सामने आ जाएगा कॉम्प्लिकेशन। नॉर्मल नहीं रह पाएगा, पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तीसरा जगह पर बात करते हैं, फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी ये जांग हो गया, ये मान लेते हैं उसका ब्रांच है फीमोरल आर्टरी का, ये पूरे पैर में ये सप्लाई दे रहा है। यहाँ पे क्लॉटिंग कर देते हैं, इस जगह क्लॉटिंग हो गया, मतलब कि इसके आगे का जितना ब्रांचेज है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन या ऑक्सीजन का आना कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, और धीरे 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 इसका दूर का पार्ट है, इसमें ज्यादातर चांसेस है गैंग्रीन डेवलप कर जाएगा। गैंग्रीन मतलब सड़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही एक बार सड़ेगा तो सीधे एम्पुटेशन, जहां तक सड़ गया वहां से इसको काट दिया जाएगा, पैर को बचाने की, जान बचाने के लिए पूरे पैर को वहां से एम्पुटेशन मैंने पैर को काट देना पड़ेगा। पूरा पैर काट दिया गया है, नॉर्मल चीज, कुछ चांस है, या तो जान चली गई, गैंग्रीन की वजह से जनरल सेप्टिसेमिया हो गया, जान चला गया, और अगर जान बचाना है तो पैर को काट देना पड़ गया, अब वो लौट के फिर पैर थोड़ी आएगा। तो आर्टरी में बड़ी डेंजरस है, इसमें थ्रोम्बोसिस हो गया तो बहुत डेंजरस स्टेज आ जाता है। यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है?
तो तीसरा हट पाएंगे अगर नहीं पूछ रहे हैं तो। पहला वेन्स हुआ, बता चुके हैं। दूसरा आर्टरीज हुआ, अभी जस्ट बताएं। और तीसरा पे आते हैं, हार्ट पे आते हैं। हार्ट में थ्रोम्बोसिस हो गया। ये मान लेते हैं लेफ्ट ऑट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व है और ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसमें जो चांसेस है, सबसे ज्यादा चांसेस है कि ये जो वाल्व है, वाल्व को हम यहाँ बाहर निकाल के दिखा रहे हैं, वाल्व कुछ ऐसा होता है, बाइकस्पिड वाल्व ऐसा होता है। तो ज्यादातर बाइकस्पिड वाल्व में ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है, इसी जगह पे थ्रोम्बोसिस डेवलप कर गया। कई कारण होते हैं उसके पीछे, वो कार्डियक डिजीज में जाएंगे तो पता चलेगा। कई ऐसे कारण है कि वाल्व में यहाँ पे थ्रोम्बोसिस डेवलप कर गया, और वाल्व में थ्रोम्बोसिस डेवलप कर गया तो वाल्व क्या करता है, इधर से ब्लड आया तो वाल्व खुल के इसमें ब्लड डाल दिया, जो इधर इधर कांटेक्ट करेगा तो ये बंद हो जाएगा, वापस लौटने नहीं देगा। तो जैसे ही उसमें थ्रोम्बोसिस डेवलप करेगा ना, तो ये वाल्व फेल कर जाएगा। इधर से कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ब्लड इधर जाएगा, और ये जब वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा ना, तो ब्लड को फिर वो वापस रिगर्जिटेट, फिर वापस और ट्रियम में ढकेल देगा, और जिसकी वजह से सर्कुलेटरी फेल्यूर आ जाएगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्यूर का सिम्टम सामने आ जाएगा, और ये जानलेवा ही साबित होगा। तो बड़ी कॉमन है हार्ट के वाल्व में हो जाना। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पूरे एरिया में जो ब्लड सप्लाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं पे थ्रोम्बोसिस हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर थ्रोम्बोसिस, ये तो बड़ी कॉमन है। मायोकार्डाइटिस में, रूमेटिक हार्ट डिजीज में, कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो उसमें बाइकस्पिड वाल्व में हो जाना या लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रोम्बोसिस हो जाना बड़ी कॉमन है, अनकॉमन नहीं है। और जब भी होगा तो ये जानलेवा ही साबित होगा, और अगर बच भी जाता है तो बड़ा कार्डियक प्रॉब्लम के साथ लाइफ बचेगी। उसको सीढ़ी पे चढ़ना, 100 मीटर तक दूर तक चलना भी पॉसिबल नहीं होगा फिर फुल लाइफ में, कुछ कंप्रोमाइज करके उसको जिंदगी चलेगी। ये तीसरा हो गया। लास्ट हमारा कैपिलरी जाता है। अगर ये समझ लिए हो तो लास्ट कैपिलरी पर बात करेंगे। फोर्थ हमारा कैपिलरीज। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। ये हमारा सेल है, ये कैपिलरी है और ये वेन्यूल है। तो डेंगू की बात करें या मलेरिया की बात करें या सिकल सेल एनीमिया की बात करें, ये कैपिलरी को डैमेज कर देता है। ये तीनों डिजीज जो इन्फेक्शियस है, ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन है। सिकल सेल एनीमिया फिजियोलॉजिकल चेंज है, जेनेटिकली मिलता है। ये तीनों में जो कैपिलरी है ना, जो सेल के चारों तरफ फैला हुआ है, ब्लड उसको सर्कुलेशन दे रहा है, उसको ऑक्सीजन दे रहा है, ये डैमेज हो जाता है। और डैमेज हो जाएगा ना तो ब्लड ऊज करेगा, निकलेगा, वहां से निकल जाएगा और निकलेगा, उसके बाद हीलिंग होगा। हीलिंग होगा ना तो कभी कभी कैपिलरी के अराउंड अंदर में ही थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कैपिलरी थ्रोम्बोसिस। अगर पैर में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, पेट में हो रहा है तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 दिन 3 दिन में जैसे ही डेंगू खत्म होगा या मलेरिया का सिम्टम खत्म होगा,
ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही कैपिलरी में जो न्यूरॉन्स के चारों तरफ है, जो ब्रेन में सेल्स है हमारा न्यूरॉन्स, उसके चारों तरफ ये अगर ऐसा डेवलप कर गया कैपिलरी, हमें जान चली जाएगी। अगर लीवर में डैमेज हो गया तो लीवर्स में बड़ा इंफ्लामेशन, लीवर फेल कर जाएगा। अगर किडनी के कैपिलरी में अगर ये डेवलप कर गया तो किडनी रीनल फेल्योर का सिम्टम सामने आ जाएगा, तो वहां पे बड़ा प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। पैर हाथ में, पेट में हो गया, पीठ में हो गया तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो सब 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान में जो हैमरेज हो गया ब्रेन में कैपिलरी में और वहां क्लॉटिंग हो गया, हार्ट में हो गया, किडनी में हो गया, तो जानलेवा साबित होगा। और डेंगू में जो मौत होती है, मलेरिया में मौत होती है, ज्यादातर यही कैपिलरी हैमरेज की वजह से ही होती है मौत। अदरवाइज वायरल फीवर 104 3 4 बुखार रहता है, वो 2 3 दिनों में सबसाइड कर जाएगा। लेकिन इस बीच में ये कैपिलरी हैमरेज और कैपिलरी थ्रोम्बोसिस नहीं होना चाहिए। ये हो गया तो फिर जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इतना टाइप था हमारा थ्रोम्बोसिस का। हेलो सर। सर। हाँ हाँ बोलिए। सर सिकल सेल एनीमिया क्या होता है सर, थोड़ा सा बता क्या दीजिए बोलते ना। हैं? सिकल सेल एनीमिया। सिक हाँ सर। अच्छा, ये आरबीसी हमारा ना, आरबीसी का फोटो देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, डिस्क शेपेड है, ठीक है। ये सामने से अगर देख रहे हैं और किनारे से आप देखें ना तो डम्बल शेप है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। ये आरबीसी ऐसा है, डिस्क शेपेड है। सामने से देखेंगे तो डिस्क शेपेड है, ये सामने से देखेंगे डिस्क शेपेड है। लेकिन किनारे करके देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता, तो डम्बल शेपेड है। अब वो बोलता है कि ये जो स्ट्रक्चर डिस्क शेपेड होके ऐसे करके ये कटा हुआ है, ये आधा ही बना। ये जो बना हुआ है हंसुआ, हंसली को, हंसली अगर आप लोग देखे होंगे, अगर गांव के होंगे तो घास काटने के लिए रखता है लोग हंसली ऐसा, और उसी से घास को काटता है। तो ठीक ऐसा ही, तो ये जो स्ट्रक्चर देखिए और हंसली देखिए, दोनों आपस में मिलता जुलता है, तो इसको हम लोग सिकल बोलते हैं। सिकल माने हंसली। तो आरबीसी ये खानदानी बीमारी, जेनेटिक्स है, इसको पाया नहीं जाता है कि कुछ खा लिए तो हो गया या बीमारी में हो गया। ये जेनेटिकली है, किसी किसी में खानदानी रूप से मिलता है। तो इसमें आरबीसी राउंड नहीं होके होना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन राउंड नहीं होकर सिकल सेल, मतलब कि हंसुली के तरह का हो गया, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन का जो प्रॉपर्टी था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने का, वो कम गया। पूरा गोल से ये आधा हो गया तो उसकी कैपेसिटी कम गई, तो जिसके वजह से एनीमिया का सिम्टम सामने आ जाता है। उसी को हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ये आपको पढ़ना है पैथोलॉजी में, मेरा हम जब एनीमिया पढ़ाएंगे ना, पैथोलॉजी में ही पढ़ाना है। हेमोपोइटिक डिजीज में एनीमिया है, तो एनीमिया जब पढ़ाएंगे ना तो ये सिकल सेल एनीमिया उसमें आएगा, उस पर हम बात करेंगे उस समय, तो डिटेल से हम बात करेंगे इस पर। थोड़ा सा रेस्ट दीजिए तो इसका कॉजेटिव फैक्टर, पैथोलॉजी और इसका फेट हम बताते हैं।
काउच पे आते हैं। काउच ऑफ थ्रोम्बोसिस। पहला कारण स्लोइंग ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन जो कारण यही है। कब कब होगा? पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के रूप में। थ्रोम्बोसिस का जो पहला कारण है स्लोइंग ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम का, ब्लड का जो धार जो बह रहा है, फ्लो हो रहा है, वो स्लो हो गया। क्यों स्लो हो जाएगा? तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ऑपरेशन किया गया है, ऑपरेशन के बाद धीरे 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 करके वहां पे सर्कुलेशन एस्टेब्लिश होता है। पहले स्लो हो जाता है, फिर धीरे 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 करके एस्टेब्लिश होता है। कारण उसके पीछे बिगेस्ट ब्लड लॉस। जब ऑपरेशन करते हैं तो ब्लड लॉस हो जाता है, फ्लूइड लॉस होता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो इसी बीच में ये क्लॉटिंग होने या थ्रोम्बोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड, हार्ट फेलियर। हार्ट फेल कर गया, तो हार्ट फेल कर गया ना, तो एक कार्डियक अरेस्ट होता है, एक कार्डियक फेलियर होता है। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये जो पंपिंग है ये बंद हो गया और 3-4 मिनट में मौत हो गई, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर का मतलब हुआ ना कि 1 मिनट में ये जो बीटिंग हो रहा है तो 5 से 6 लीटर ब्लड सर्कुलेट कर जा रहा है, मैंने हार्ट से निकल के वापस लौट आ रहा है 5 से 6 लीटर ब्लड। लेकिन ये स्लो हो गया, स्लो हो गया ना, तो 5 से 6 लीटर की जगह या तो 3 ही 3.5 लीटर लौट रहा है, या फिर जरूरत से ज्यादा बड़ी फास्ट हो गया तो जरूरत से ज्यादा 7 लीटर 8 लीटर ब्लड लौट रहा है। तो उस कंडीशन को हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो स्लो वाला हार्ट फेलियर जिसमें 3 से 3.5 लीटर ब्लड रह जाता है, वहां पे क्लॉटिंग होने की, थ्रोम्बोसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसमें सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया माने कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली लगातार लूज मोशंस हो रहा है। तो लूज मोशंस ही नहीं हो रहा है, लूज मोशंस के साथ वाटर लॉस हो रहा है एंड सॉल्ट, सॉल्ट में खासकर सोडियम लॉस हो रहा है, पोटेशियम लॉस हो रहा है। तो सोडियम एंड पोटेशियम हार्ट बीटिंग एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड वाटर प्लाज्मा का पार्ट है। तो ये सोडियम भी लॉस हुआ है, मैंने हार्ट का बीटिंग भी स्लो हो गया और मसल का कॉन्ट्रेक्शन भी स्लो हो गया, साथ में पानी का अमाउंट घट गया। तो प्लेटलेट्स आपस में एक दूसरे से सटने लगेंगे और वहां पे थ्रोम्बोसिस डेवलप करेगा। तो ब्लड स्ट्रीम में स्लोनेस, तो ब्लड स्ट्रीम में 3 कारण आ गया। एक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, दूसरा कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर, एंड तीसरा सीवियर डायरिया। अब दूसरा पर आते हैं, यहां तक पूछना है किन्हीं को? सर फिर से बता दीजिए। ये वाला यस सर। सीवियर डायरिया मतलब लूज मोशन हो गया, हार्ट का सर, हार्ट का। लूज मोशन, लूज मोशन होगा ना तो जितना ज्यादा लूज मोशन मैंने स्टूल पास आउट होगा, उसके साथ पानी लॉस्ट करेगा, वाटरी लॉस्ट करेगा, एंड प्लस सॉल्ट शरीर से बाहर होता जाएगा। तो सॉल्ट में खासकर सोडियम जो है ना, सोडियम का लॉस्ट हो जाना या पोटेशियम का लॉस्ट होना, तो ये जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सर्कुलेशन को मेंटेन किए हुए है, तो ये लॉस्ट कर जाएगा। साथ में ब्लड, ये जो हार्ट हमारा ना, हार्ट जो पंप कर रहा है, मैंने सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कर रहा है, ये सोडियम के प्रेजेंटेशन से ये प्रॉपर वर्क हो रहा है। सोडियम कमेगा तो हार्ट स्लो करना होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों लॉस्ट हो रहा है ना, सोडियम भी लॉस्ट हो रहा है, पोटेशियम भी लॉस्ट हो रहा है, साथ में पानी भी लॉस्ट हो रहा है। तो पानी भी लॉस हो रहा है ना, तो प्लाज्मा धीरे धीरे करके घटने लगेगा ब्लड से, एंड प्लेटलेट्स, कार्पसल, ये सब गाढ़ा होने लगेगा।
गाढ़ा होने लगेगा ना तो एक दूसरे से सटने लगेगा, एडेजन बढ़ जाएगा। सर हार्ट हाँ, फेल्यूर बताइए ना। कौन बोला? हार्ट फेल्यूर। हार्ट हार्ट फेल्यूर। फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर ऐसे मेडिसिन में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं। मेडिसिन में आपको पढ़ना है, इसको डीप पढ़ना है। ये तो जानते ही होंगे, राइट ऑट्रियम है, ये लेफ्ट ऑट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये कितना करीब करीब 72 टू 75 पर मिनट कॉन्ट्रैक्ट करता है। 72 से 75 हार्ट बीटिंग है ना, तो जितना बार बीटिंग करता है ना, तो एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो करीब करीब 70 ml ब्लड, 70 ml ब्लड पंप कर देता है। और 72 से 75 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब 5 लीटर 5100 ml के आसपास ये ब्लड कांटेक्ट करता है ना। तो एकामस 1 मिनट में 72 से 75 बार, एक बार में 70 ml, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो करीब करीब ये 5 लीटर 5.5 लीटर के बीच में आएगा। तो इतना ब्लड को ये पंप कर देता है, और जितना पंप करेगा ना फिर वेन से होते हुए फिर वापस हार्ट में गिर भी जाता है। यही हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन है, मतलब 5 to 6 लीटर पर मिनट। लेकिन ये घट गया, घट के 3.25 लीटर पर मिनट हो गया। क्यों हो गया? तो हार्ट का जो बीटिंग पावर था ना, जो 72 से 75 बार कर रहा था 1 मिनट में, वो घट गया, 60 बार होने लगा, 85 बार होने लगेगा। तो जिसके वजह से ये कम गया, जो 5 से 6 लीटर करना चाहिए था, वो 3 सवा 3 लीटर हो गया। मरेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो हो गया ना, इसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं, कि आधा काम कर रहा है, जितना करना चाहिए तो उतना आधा काम कर रहा है, इसी को हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। ये पूरा कंप्लीट डिजीज है, और मेडिसिन में आपको हार्ट फेलियर पढ़ाएंगे। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, कंजेस्टिव कार्डियो फेलियर, तो 3 तरह का होता है, तीनों हम पढ़ाएंगे वहाँ। लेकिन मोटे तौर पर यही मान के चलना। सर तो रेस्ट ब्लड जो होता है थोड़ा, हाँ, मतलब इतना करता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। मतलब 5.5 लीटर नहीं कर पाता, साढ़े हाँ, तीन हाँ, लीटर जैसे करता है, तो हाँ, हाँ, रेस्ट ब्लड जो है वो क्या हाँ। होता है? लेट से आएगा, उसका क्या? लेट अच्छा, से लेट आएगा। से जैसे आता है, ठीक जैसे है। जैसे थैंक यहाँ यू सर। इस फार्मूला से समझिए, 70 ml पर बीट। एक बार ये हार्ट कांटेक्ट किया तो 70 ml आयोटा से पूरे बॉडी में ढकेल दिया, ठीक है। और 1 मिनट में मान लेते हैं 75 बार कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 7 7 49 और 7 5 35, करीब करीब 5.250 ml, मतलब कि 5.25 लीटर ये 1 मिनट में निकल गया, और निकल के वापस इसमें आके गिर गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला और राइट एट्रियम में आके गिर गया, उतना मंगा भी लिया। अब ये जो घट गया ना, मान लेते हैं कि 3.25, तो बाकी जो 2 लीटर रह गया, 200 ml, मतलब कि 2 लीटर ब्लड जो रह गया, ये क्या होगा ना कि स्लो लौटेगा, मैंने पूरा का पूरा नहीं लौटेगा, स्लो लौटेगा। स्लो लौटेगा तो कहाँ रह जाएगा? ये पेरिटोनियल कैविटी के पास रुकेगा, ये किडनी के पास रुक जाएगा, ये पैर हाथ के पास रुकेगा, और पूरा शरीर सूजन होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगा, जिसको एनासार्का बोलते हैं। सर से पांव तक ना सूजन, जैसे ही फेलियर होगा ना तो पूरा सूजने लगेगा, फूलने लगेगा, क्योंकि ब्लड वहां पे ठहर गया। उसके बाद इसमें भी ठहर जाएगा, लंग्स में भी ठहर जाएगा, खांसी का सिम्टम आ जाएगा। तो ठहरता रुकता नहीं है, रुक जाएगा तो जान ही चल जाएगी। वो स्लो लौटेगा, एक बार में नहीं लौटेगा, वो जो 1 मिनट में लौटना था वो 1.5 मिनट में सब लौटेगा। तो स्लो हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से जहां जहां गुजर रहा है ना, वहां पे जमने लगेगा और वहां पे सूजन होना शुरू हो जाएगा। प्राइमरी सिम्टम इसका वही होता है, सूजन होने लगता है शरीर में। सेकंड में हम आते हैं।
change in the vessel wall, आर्टरी या वेन हो, इसमें चेंज आने लगेगा। ये स्मूथ है, अंदर वाला पूरा का पूरा एकदम स्मूथ है। ये अभी हम जस्ट बात किए थे कि नॉन एडेसिव है, इस पर कुछ भी चिपकने नहीं जा रहा है, लेकिन डायबिटीज है, हाइपरलिपिडेमिया है, उसके शरीर में फैट का अमाउंट ज्यादा है, शुगर का अमाउंट ज्यादा है, हाइपरटेंशन है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है। सभी केस में ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे करके डायबिटीज या हाइपरलिपिडेमिया में ये प्लेक ऐसे ऐसे करके प्लेक के रूप में जम जाएगा, फैट या शुगर। तो ये अनइवन हो गया ना, जो स्मूथ था ये देख रहे हैं अनरुखड़ा हो गया, ऐसे ऐसे करके रुखड़ा हो गया। एंड सर्कुलेशन जब इसमें चिकना सरफेस पे ब्लड सर्कुलेट करेगा तो ऐसे करके रिबाउंड होकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यही जब रुखड़ा जाएगा, सरफेस ऐसा हो गया, तो ब्लड यहाँ से टकराएगा तो यहीं पर रुकेगा, यहाँ टकराएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा, तो इस जगह पे रुकेगा ना, तो ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड तो टकरा टकरा के आगे बढ़ता है। लेकिन प्लेटलेट्स यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ता हुआ चला जाएगा और धीरे 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 करके ये बड़ा हो जाएगा ना, तो थ्रोम्बोसिस के रूप में ये कन्वर्ट कर जाएगा। तो चेंज इन वेसल्स वॉल्स, वेसल्स वॉल में परिवर्तन हो गया। जो नॉर्मल एकदम से स्मूथ था, डेलिकेट था, अब वो रफिंड हो गया एंड अनइवन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेटलेट्स ठहरने लगा, रुकने लग गया, जमने लग गया। और जमते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि वहां पे बड़ा क्लॉटिंग, प्लेटलेट बहुत बड़ा अमाउंट में जमा हो जाएगा, तो ये सर्कुलेशन को प्रभावित करने लगेगा। और तब पता चलेगा जब आप डायग्नोसिस कराएंगे तो देखेंगे अरे तो थ्रोम्बोसिस यहाँ पे डेवलप कर गया है, बड़ी लेट में पता चलेगा। हार्ट वगैरह में जो होता है ये ज्यादातर ऐसा ही चेंजिंग की वजह से होता है। तीसरा पे आते हैं, हेलो हाँ हाँ सर। बोलिए। सर ये डायग्नोसिस करने के बाद ही पता चलता है, नहीं इससे नहीं, कोई पता मतलब होता है पता ना जो चल जाएगा, पता चल जाएगा, ऐसे ही पता। देखिए कोई भी आदमी, पेन हम भी होता है हम सर? बता रहे हैं कारण, कैसे होगा वो हम बता देते हैं कि हम हैं, आप हो, या दुनिया में कोई भी आदमी है, तो डॉक्टर के पास कभी हम लोग चेकअप कराने के लिए नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाते हैं। अरे बहुत बड़ा बड़ा आप सेलिब्रिटी होता है, डॉक्टर होता है, वो साल में एक आध बार चेकअप कराता है, थोड़ा चेकअप कर दीजिए। लेकिन जब भी हमको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है ना, बुखारी हो गया तो क्यों बुखार हुआ वो दिखाने जाते हैं, दर्द है तो क्यों दर्द हो रहा है वो दिखाने जाते हैं, स्वेलिंग है तो क्यों स्वेलिंग है वो दिखाने जाते हैं। तो जैसे ही ये जो थ्रोम्बोसिस का सिम्टम आएगा, खासकर हार्ट में सिम्टम आएगा या ब्रेन में सिम्टम आएगा, तो ये पता चलने लगेगा। पता ऐसे चलने लगेगा, पहले जितना काम कर लेते थे, अब वो सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ी पे चढ़े तो हाँफने लग गए, या भारी काम, भारी बाल्टी उठा लिए, भारी बक्सा उठा लिया ना, तो हाँफने लग गए और बोले कि चेस्ट में हमको पेन हो रहा है। तो प्राइमरी सिम्टम उनको जैसे ही एग्जर्टिव वर्क करेंगे ना, ज्यादा काम करेंगे, तो चेस्ट में पेन बताने लगेंगे। ये बता रहा है कि चांसेस है कि हार्ट की जो आर्टरी है वहां पे थ्रोम्बोसिस डेवलप कर गया। ठीक उसी तरह से ब्रेन में होगा ना, तो रहते रहते उनको चक्कर आने लगेगा, डिजीनेस, बोले कि अभी थोड़ा दूर गए और माथा मेरा घूमने लगा, गिर गए, फेंट हो गए। तो ये सिम्टम आने लगेगा, ये बताना शुरू कर देगा कि यहाँ पे कहीं पे क्लॉटिंग है और ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित हो रहा है टिश्यूज में, एकदम से पता चल जाएगा। जब ये होगा तब ना डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद डायग्नोसिस होगा तो सामने आएगा नहीं ये प्रॉब्लम है। शरीर में कोई भी नुकसान होगा ना तो अलार्म पहले बजा देता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, अब आप अलर्ट हो जाइए। तो हार्ट में होगा तो उसको हरासमेंट पेन होगा, चेस्ट पेन। ब्रेन में होगा ना चक्कर आने लगेगा, डिजीनेस हो जाएगा, फीट आने लगेगा, ऐसा कुछ होने लगेगा। हार्ट पे आ रहा है चेंज इन द ब्लड। इसमें पहला जो कारण होगा, ये सिंबल का मतलब इंक्रीज होता है, इंक्रीज स्टिकनेस ऑफ प्लेटलेट्स।
पहला ये कारण हुआ। स्टिकनेस का मतलब होता है चिपकना। पानी है, पानी को ले लीजिए, ग्लास में पानी ले लीजिए और हाथ में ऐसे करके आप लगा के ऐसे ऐसे कीजिए, हाथ में तार नहीं बनेगा, पानी का तार नहीं बनेगा। अब उसी पानी में चीनी घोल दीजिए और चीनी घोलने के बाद आप थोड़ा सा ऐसे कीजिए तो लगेगा कि थोड़ा दूर तक हाथ में चिपका है, फिर भी तार नहीं बनेगा। लेकिन उसमें और चीनी घोल दीजिए और उसको चाशनी में कन्वर्ट कर दीजिए, चाशनी बना दीजिए, उसके बाद हाथ में लगाइए तो देखेंगे कि ऐसे करके तार बन गया है ना। तीनों में डिफरेंस है। ठीक उसी तरह से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का कंपोजिशन नॉर्मल है, तब तक ये आपस में एक दूसरे से प्लेटलेट्स नहीं चिपकेगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन कोई वजह होगा कि प्लेटलेट्स का बिहेवियर बदल गया और ये इसमें चिपकने की प्रवृत्ति आ गई, तो ये प्लेटलेट्स हुआ, ये प्लेटलेट्स हुआ, ये दोनों आपस में जैसे ही नजदीक आएगा बस एक दूसरे से ऐसे करके ये चिपक जाएगा, ये चिपक गया। ऐसे तीसरा आएगा तो ये इसमें ऐसे करके चिपक जाएगा, चौथा आएगा इसमें ऐसे करके चिपक जाएगा। तो जैसे जैसे ये चिपकने लगेगा ना वैसे वैसे यहाँ पे मोटा क्लॉटिंग मटेरियल के रूप में ये कन्वर्ट करने लगेगा। इसी को बोल रहा है स्टिकनेस ऑफ प्लेटलेट्स इंक्रीज। ये ऊपर वाला एरो का मतलब इंक्रीज होता है कि उसके चिपकने का एडहेसिव प्रॉपर्टी प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल था उससे ये बढ़ गया, बस एक दूसरे से चिपकने लगे। इसी में सेकंड बोलता है दूसरा दूसरा कारण होगा रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ऑफ प्लेटलेट्स, इसका नॉर्मल काउंट की बात करें तो 1.5 मिलियन या लाख टू 2.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर है। नॉर्मल वैल्यू इसका है 1.5 टू 2.5। लेकिन ऑपरेशन हुआ, कहीं पर ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद ये प्लेटलेट्स घाव भरने के लिए प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन हमारे माइलोइड सेल्स बोन मैरो में ज्यादा बनने लगता है। तो जैसे ही 2.5 लाख को पार करेगा तो बड़ा अच्छा चीज नहीं है ये। जैसे ही ज्यादा संख्या में बढ़ेगा बस प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ेगी, बस एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा और चिपकने लगेगा, क्लॉटिंग हो जाएगा। सेकेंड होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे जन्म देने के बाद वहां पे भी बर्थ कनाल में बहुत बड़ी इंजुरी हो जाती है एंड फिजियोलॉजिकल चेंज है, अपने आप हार्मोन से कंट्रोल होता है सब कुछ। तो वहां पे भी प्लेटलेट्स का अमाउंट 20 से 21 दिन बहुत बढ़ा रहता है, फिर धीरे 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 करके 20 से 21 दिन में नॉर्मल होता है। तो इन 2-3 घटना है ना जिसके, या इंजुरी कहीं पर आप काट दिए, इन चोट लग गया तो प्लेटलेट्स की संख्या अपने आप शरीर में बढ़ जाता है, फिर हीलिंग हो जाएगा तो प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। तो इसी समय में हो सकता है कि प्लेटलेट का अमाउंट जिस समय बढ़ा उसी समय ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह भी एक कारण हो जाता है, चेंज इन द ब्लड, स्टिकनेस बढ़ गया, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। कब कब? बर्थ के समय, इंजुरी के समय या फिर सर्जरी के समय। एक और कारण होता है इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। जिसके बारे में अभी जस्ट हम चर्चा किए कि चिपचिपाहट बढ़ जाना, विस्कस माने ये चिपचिपाहट की प्रवृत्ति ब्लड में बढ़ जाएगा, थ्रोम्बोसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पे कुछ पूछना है? ना सर। अब मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ थ्रोम्बोसिस में ये वेसल्स वाल है,
यहाँ पे किसी वजह से इंजुरी हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड क्लॉट किया इस पूरे एरिया में। पहला कारण होगा हिपैरिन। हिपैरिन एंजाइम्स है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स बोल लीजिए। इसका काम है कि कहीं भी ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होता है उसका विरोध करता है और क्लॉटिंग मटेरियल को गला के हटा देता है। ये हिपैरिन्स, खासकर जो टिश्यू डैमेज हुआ वहां पे हिपैरिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और क्लॉटिंग तो होगा, लेकिन क्लॉटिंग मटेरियल को ये क्या करेगा ना, गला देगा। धीरे 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 करके ऐसे करके वो क्लॉटिंग मटेरियल को गला देगा और ब्लड वेसल्स पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। किसी तरह का थ्रोम्बोसिस वहां पे डेवलप नहीं करेगा। लेकिन बड़े अमाउंट में इंजुरी हो गया, काफी बड़ा इंजुरी हो गया। छोटा इंजुरी था तो ठीक है, लेकिन बड़ा इंजुरी हो गया मतलब कि बड़े क्लॉटिंग यहाँ पे डेवलप किया। ये क्लॉटिंग बड़ा हो गया, क्लॉटिंग बड़ा हो गया मतलब कि प्लेटलेट्स यहाँ पे एग्रीगेट कर गए, आपस में ऐसे करके जुड़ गए। तभी हिपैरिन कुछ हद तक तो ये क्लॉटिंग मटेरियल को हटा पाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ तब तक अंदर में हीलिंग हो जाएगा, लेकिन ब्लड वेसल के अंदर में जो क्लॉटिंग मटेरियल है वो बना रह जाएगा। जैसे उसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये मेरा हाथ है और ब्लेड से हम यहाँ ऐसे करके चीरा लगा देते हैं, काट देते हैं, छोड़ देते हैं, ब्लड क्लॉट यहाँ पे कर जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद 1-2 दिन में देखेंगे कि वहां पे जो क्लॉटिंग मटेरियल था वो हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर गया, जिसको हमने जनरल बोल चाल के बाद में खूंटी जम गया। और 4-5 दिन के बाद ना ये यहाँ से ऐसे करके उखड़ जाएगा, उसके बाद तब उखड़ेगा जब अंदर हीलिंग हो चुका होगा। तब वो जैसे ही गिरेगा तो आपको दिखाएगा कि पूरा यहाँ पे तो हीलिंग घाव भरा हुआ है, तभी क्लॉटिंग मटेरियल गिर गया। तो ठीक उसी तरह से पहले ये लिक्विड के रूप में जमा हुआ, बाद में ये क्लॉट हिपैरिन काम यहाँ पे नहीं कर सका, तो ये पूरा का पूरा क्लॉट होके हार्डन स्ट्रक्चर में जम गया। ये फर्स्ट हो गया। अब क्या होगा, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें लिपिड भी है एंड कार्बोहाइड्रेट भी है। ये क्या हुआ ना, ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहा है। ये लिपिड क्या है ना, ऐसे करके इसके ऊपर एक लेयर बना दिया, ना तो हिपैरिन जो काम करके गला रहा था ना उसको काम करने से रोक दिया और यहाँ पर क्लॉटिंग मटेरियल परमानेंट वहां पे सेटल हो गया। इस परमानेंट वहां पे सेटल हो गया, अंदर में बन के रह गया। अब इसके बाद इस जगह पे अनइवन सरफेस हो गया, रूखड़ा हो गया, यहाँ से ऐसे करके रूखड़ा हो गया ना, तो जब भी ब्लड यहाँ से क्रॉस करेगा तो यहाँ पे धीरे धीरे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होने लगेगा और धीरे 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 करके इस जगह पे क्लॉटिंग और बढ़ता हुआ, सेकेंडरी क्लॉटिंग और बढ़ता हुआ चलेगा। एक तो लिपिड के अंदर है और उसके ऊपर प्लेटलेट्स यहाँ पर और बड़ा एग्रीगेट होता हुआ चला जाएगा और धीरे 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 करके ये बड़ा, जैसे समय बीतता जाएगा बड़ा और बड़ा होता हुआ चला जाएगा। तो जितने हार्ट हो गया या फिर सेरेब्रल आर्टरी हो गया, सब में ये जो होता है ना चेंजिंग इसी टाइप का होता है। पहले थोड़ा क्लॉटिंग हुआ, उसके बाद वहां पे लिपिड का लेयर चढ़ गया, उसके बाद अनइवन सरफेस में डिपोजिशन, प्लेटलेट्स वहां पे डिपोजिट होता जाएगा और धीरे 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 करके उसकी साइजेज बढ़ती हुई चली जाएगी। एक बार बड़ा हो गया, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो सर्कुलेशन इस तरफ था, तो इस तरफ का सर्कुलेशन यहाँ से रुकेगा और जितना बड़ा इसका साइज बढ़ता जाएगा उतना इधर का सर्कुलेशन स्लो होता हुआ चला जाएगा और टिश्यू वहां का कमजोर, उसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कम मिलेगा, धीरे 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 करके इस तरफ का टिश्यू वीक होना शुरू हो जाएगा। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ थ्रोम्बोसिस। यहां तक कुछ पूछना है? तब लास्ट टॉपिक पे मानिए इसका। Effects of thrombosis.
ओडेमा एक ओडेमा ऑफ लिम्ब। ये जब भी कहीं पर होगा, अगर ये पैर में ही हो गया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसी जगह पे हो गया, तो ये बाकी का जो पैर का पोर्शन ये काफी सूज जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे सूजन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओडेमा। पूरा सूज जाएगा, पैर सूज जाएगा। पेट में हो गया तो पेट सूज जाएगा, हाथ में हो गया तो हाथ सूज जाएगा। तो फर्स्ट जो इफेक्ट डालेगा, खासकर पैर हाथ में अगर थ्रोम्बोसिस होता है तब, तो ये ज्यादातर ओडेमा के रूप में सामने आ जाएगा। ओडेमा मतलब सूजन, वहां पर एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जरूरत से ज्यादा वहां पर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसके वजह से सूजन वहां पे दिखाई देने लगेगा। सेकेंड बात करते हैं, पोस्ट थ्रोम्बोटिक अल्सर। ये खासकर लोअर एक्सट्रीमिटी में, पैर में अगर हो जाएगा, पहले तो ये सूजन हो जाएगा, सूजन हो जाने के बाद ये फट जाएगा, यहाँ पर टिश्यू फट जाएगा और ओपन नोड यहाँ पे अल्सर डेवलप कर जाएगा, जिसको हम लोग पोस्ट थ्रोम्बोटिक अल्सर। जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा वहां पे टिश्यूज में, ब्लड वेसल्स में, तो वो रैप्चर करने लगेंगे, और रैप्चर करने लगेंगे ना तो वहां पे अल्सरेशन डेवलप कर जाएगा। अल्सरेशन पढ़ा चुके हैं, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इस जगह पे वहां पे अल्सरेशन डेवलप करना शुरू हो जाएगा। ये सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हुआ। थर्ड की बात करें, गैंग्रीन ऑफ लिम्ब। पूरा लिम्ब, पैर जो है, खासकर पैर में ये काला पड़ने लगेगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, सड़ने लगेगा, इसको हम बोलते हैं गैंग्रीन। और यहाँ से गैंग्रीन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में, इसको जहां तक हो चुका है वहां तक इसे काट देते हैं, काट के इसको फेंक देते हैं, बाकी पैर को बचा लेते हैं, जितना हो चुका गैंग्रीन उसको काट देते हैं। तो गैंग्रीन ऑफ द लिम्ब, पैर में हो गया तो गैंग्रीन होने की संभावना बड़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गैंग्रीन ऑफ द वोवेल। ऑफ द वोवेल, वोवेल का मतलब होता है आंत। अगर आंत में जो ब्लड वेसल सप्लाई दे रहा है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन, अगर वहां पे थ्रोम्बोसिस डेवलप कर गया तो इंटेस्टाइन का वह पार्ट जिसमें सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी वहां पे गैंग्रीन डेवलप कर जाएगा। तो जैसे पैर काटना पड़ गया था, वैसे ही इंटेस्टाइनल गैंग्रीन डेवलप कर जाएगा, या तो उसकी मौत हो जाएगी, और अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया, पेट वगैरह में दर्द हुआ, खाना नहीं पच रहा है, वोमिटिंग होने लगा, अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गई तो इंटेस्टाइन का उतना पार्ट काट के निकाल दिया जाता है, और बाकी बचे पार्ट को फिर से वापस जोड़ दिया जाता है। तो गैंग्रीन ऑफ वोवेल इज वेरी कॉमन। लास्ट, इंफार्क्शन। खासकर मायोकार्डियम, रेटिना। इंफार्क्शन का मतलब होता है सेलुलर डेथ, सेल का नेक्रोज कर जाना, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, मतलब न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन की कमी की वजह से
सेल का डेथ कर जाना, नेक्रोसिस हो जाना, उसको हम लोग इन्फार्क्शन के नाम से जानते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक। रेटिनल इन्फार्क्शंस माने रेटिना का खत्म हो जाना, डिजेनरेट कर जाना, खासकर डायबिटीज में देखने को मिलता है रेटिना वाला। तो लास्ट जो इसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत डेंजरस होगा, इन्फार्क्शन के रूप में आएगा। हार्ट में हो गया तो हार्ट खत्म हो गया, काम करना बंद कर दिया, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोल रहे हैं। रेटिना में होगा तो रेटिना आंख से दिखना बंद हो जाएगा। और सबसे अंतिम में इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग बॉडी। बॉडी inside the blood vessels। ये और भी खराब स्टेज है। ये ब्लड वेसल्स हो गया, ये क्लॉटिंग मटेरियल था, ये टूट गया, दीवार में चिपका होता तो ठीक था, दीवार से टूट गया तो ये फ्री फ्लोटिंग बॉडी, नाव की तरह ये ब्लड वेसल्स में तैरता हुआ चला जाएगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा ब्लड के साथ। और जिस जगह पे ये ब्लड वेसल छोटा रहेगा वहां पे जाके ये लॉज कर जाएगा, रुक जाएगा। जैसे पॉलिथीन बैग में कूड़ा भर के नाली में डाल देते हैं, तैरता रहता है, लेकिन जहाँ पे नैरो हो जाता है नाली वहां पे जाके वो रुक जाता है। तो ठीक उसी ढंग से ये थ्रोम्बोसिस दीवार से अलग हो गया, तो इसको थ्रोम्बोसिस नहीं बोलेंगे, अब इम्बोलिज्म बोलेंगे, नाम बदल गया। मतलब ये फ्री फ्लोटिंग बॉडी हो गया, ये ब्लड में तैरता रहेगा और जहाँ पे ब्लड वेसल नैरो होगा वहां पे वो जाके लॉज कर जाएगा और पूरे सर्कुलेशन को रोक देगा। जैसे नाली में पानी बहना रुक जाता है वैसे ही सर्कुलेशन को रोक देगा। और ज्यादातर जानलेवा ही होता है, इसमें बचने की संभावना नहीं रहती है। हार्ट में हो गया, हार्ट तुरंत कार्डियक अरेस्ट हो गया। लंग्स में हो गया, लंग्स फेल कर गया, रिस्पायरेशन बंद हो गया। ब्रेन में हो गया, स्ट्रोक हो गया, तुरंत मौत ही हो गया, बचने की संभावना इसमें नहीं रहती। तो थ्रोम्बोसिस से ज्यादा डेंजरस इम्बोलिज्म हो जाएगा। यहाँ तक जिनको पूछना है पूछ लीजिए। सर हाँ, सर ये थ्रोम्बोसिस सिर्फ चोट ही लगने से होता है कि और कोई वजह से होता है? नहीं, थ्रोम्बोसिस से इन्फेक्शन बताया ना, इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाएगा, सर्कुलेशन स्लो हो जाने की वजह से भी हो जाएगा, डायरिया के कंडीशंस में भी हो सकता है, हार्ट फेलियर के कंडीशन में। तो कॉजेटिव फैक्टर सब एक एक करके तो बात किए भी जस्ट पहले, अच्छा, ठीक है सर, कई ठीक है। कारण हो सकते हैं। उसमें एक कारण चोट भी है, ट्रॉमा भी एक कारण है। लास्ट टॉपिक्स, अल्टीमेट फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस। फेट माने भविष्य, अल्टीमेट माने अंततः। कि आखिर थ्रोम्बोसिस हो गया तो उसका हो क्या गया, शरीर में क्या होगा उसका, अब भविष्य क्या रह गया। पहला आ जाएगा फिब्रिनोलाइसिस। दूसरा आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा आ जाएगा इन्फेक्शन। जब एक बार थ्रोम्बोसिस हो गया तो तीन अलग अलग मैकेनिज्म इसमें डेवलप कर सकता है। पहला होगा
फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस का मतलब है कि यहाँ पे डेवलप ब्लड वेसल्स में हो गया, वहां पे फाइब्रस टिश्यूज इस जगह पे हो गया, तो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाएगा और परमानेंट यहाँ पर ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएगा। इट इज कॉल्ड फिब्रिनो। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो लाइसिस, फिब्रिनोलाइसिस सब जुड़े हुए हैं। लाइसिस का माने गल जाना। धीरे धीरे हिपैरिन एंड अलग अलग एंजाइमेटिक एक्शन से ये धीरे धीरे करके गलता हुआ चला जाएगा और समय के साथ हो सकता है कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जो थ्रोम्बोसिस डेवलप किया था टाइम के साथ खत्म हो जाएगा और सब कुछ वहां रिस्टोर टू नॉर्मल, एकदम पहले जैसा स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर जाएगा। हिपैरिन एंड प्लाज्मिनोजेंस एंजाइम्स, हिपैरिन एंड प्लाज्मिनोजेंस, ये दोनों के प्रभाव की वजह से जो क्लॉटिंग मटेरियल था, जो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गया, तो धीरे धीरे करके गल जाएगा फाइब्रस और गल के ये पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। सब कुछ समय के साथ 2 महीना 1 महीना में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बात खत्म हो गई। सेकेंड पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या होगा, अब जो कोलेटिंग मटेरियल हो गया ये धीरे धीरे करके ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि इसकी साइज एंड शेप टाइम के साथ जैसे 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 सर्कुलेशन होता रहेगा धीरे धीरे करके इसकी साइजेज बढ़ती हुई चली जाएगी। खासकर इंडोथीलियल अंदर वाला जो ट्यूनिका एंटेमा है उसमें ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये परमानेंट सेट कर गया, अब ये कभी नहीं हटने वाला है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तीसरा में आते हैं, ये जो क्लॉटिंग मटेरियल यहाँ पे अपॉर्चुनिस्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लॉज कर जाएगा एंड पूरे को इन्फेक्टेड कर देगा। यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, ये पूरा एरिया में पूरे ब्लड वेसल्स में जहाँ पे है वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। ये हमारा तीसरा पाइजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो भी अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, ये इस जगह लॉज कर जाएंगे और यहाँ पे टिश्यू को वो खाना शुरू कर देंगे और पस का फॉर्मेशन कर देंगे, इन्फेक्शन का जनरेशन हो जाएगा। ये तीसरा है। पहला में ठीक हो गया, दूसरा में परमानेंट सेट हो गया, तीसरा में वहां पे अपॉर्चुनिस्ट पाइजेनिक ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म पस बनाने वाला ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ पे लॉज कर जाएंगे और वहां पे इन्फेक्शन कर देंगे। इट इज द फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस। इतना समझ लिए तो थोड़ा सा खाली अब हमको समझना है थ्रोम्बोसिस एंड कोगुलेशन। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ब्लड कहीं पे जमता है, वो कोगुलेशन कहते हैं उसको थ्रोम्बोसिस नहीं बोलते हैं। जैसे बताया था ना, हाथ कट गया यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर जाएगा, उसको बोलते हैं कोगुलेट कर गया। थ्रोम्बोसिस एंड कोगुलेशन में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। इधर थ्रोम्बोसिस, इधर कोगुलेशंस। ये इंट्रावेस्कुलर होगा, ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर होगा। मतलब कि जब होगा तो ये थ्रोम्बोसिस ब्लड वेसल्स के अंदर में होगा और कोगुलेशन जब होगा तो ब्लड वेसल्स के
बाहर होगा। पहला डिफरेंस यही होगा। यहाँ पर प्लेटलेट्स डिपोजिशन होगा, यहाँ पे फाइब्रिन डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर प्लेटलेट से डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पर प्लेटलेट्स ब्रेक करके फाइब्रिनोजेंस एंड बाद में फाइब्रिन माने हीलिंग्स का की तरह चटाई वहां पर बुन देगा। ये अकर्स इन स्ट्रीमिंग ब्लड। ब्लड फ्लो के अंदर में थ्रोम्बोसिस डेवलप करेगा। ये जब भी डेवलप करेगा अकर्स इन स्टैंगेन स्टैंगेन ब्लड, जहां पे ब्लड ठहर जाएगा, रुक जाएगा, उसी जगह ये डेवलप करेगा। तो ये सर्कुलेटिंग ब्लड में डेवलप करेगा, यहाँ पे जहाँ पे ब्लड रुका रहेगा वहां पे डेवलप करेगा। यहाँ पे इम्बोलिज्म कॉमन, ज्यादातर ये इम्बोलिज्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे इम्बोलिज्म रेयरली ये इम्बोलिज्म में कन्वर्ट करेगा। फ्री फ्लोटिंग बॉडी थ्रोम्बोसिस अलग हो गया, ये बड़ी कॉमन है। लेकिन यहाँ पे जो कोगुलेटेड मटेरियल है वो रेयरली ब्लड वेसल के अंदर में फ्री फ्लोटिंग बॉडी में, क्योंकि ब्लड वेसल में हो नहीं रहा है, ब्लड वेसल के आउटसाइड हो रहा है, इसलिए इम्बोलिज्म में कन्वर्ट होने की संभावना कम है। ये फेयरली अटैच टू वेसल वॉल। फेयरली मैंने बड़ी जोर से कस के पकड़ के रखेगा ब्लड वेसल्स को। अगर कोगुलेशन की बात करें तो वीकली अटैच, ये बड़ी लूजली अटैच रहेगा, वो आराम से ये टूट के गिर जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे ही हीलिंग होगा अपने आप डिटैच हो जाएगा, अलग होकर गिर जाएगा। ये इतना डिफरेंस हमारा थ्रोम्बोसिस एंड कोगुलेशंस में है। यहाँ पर पैथोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक्स आपका खत्म हो जाता है। कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं आप लोग।